हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ थोड़े करीब से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भैया से। भैया जो यूजुअली भैया के नाम से फेमस हैं और आजकल तो मैं भी इन्हें भैया ही बुला रहा हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इनका असली नाम है रोहित गुप्ता और हम इन्हें आरजी सर के नाम से भी जानते हैं। तो रोहित सर, एपिसोड की शुरुआत में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई हो सकता है हमारे सवालों की जो सीरीज़ है उसमें आपकी जो पर्सनल लाइफ है कुछ हद तक जो है आगे से पर्सनल नहीं रहेगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही होने वाला है आज। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने इन्हें सबसे पहले भैया के नाम से इंट्रोड्यूस किया, तो सर ये जो भैया वाली जो इमेज है, ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल मेरे मन में जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो ये आया था कि ऐसा क्यों भाई अभी तक कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स बनाए जाते हैं एजुकेटर्स के, लेकिन इस तरीके से भैया नाम देना, तो इसके पीछे का राज क्या है? जैसे कि जब मैंने अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने भी कोटा से ही प्रिपरेशन की है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त क्या होता था, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमें भी बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिले, लेकिन एक गैप होता था एक स्टूडेंट में और एक एजुकेटर में। एक गैप होता था, एक डिफरेंस होता था, खुल के अपनी बातें नहीं बोल पाते थे और वो मुझे चीज़ बहुत खलती थी। मुझे लगता था कि काश कोई अपना होता जिससे मैं अपने सारे सुख दुख बांट लेता, कि भाई मैं उसे बता सकता कि भाई मुझे क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत थोड़ी है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं एक स्टूडेंट को। तो मुझे लगता है कि यार ये बैरियर थोड़ा सा कम होता, काश हम सर को और खुल के बातें बोल पाते। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से लगती थी। तो जब मैं इस टीचिंग फील्ड में आया तो मुझे लगा कि यार ये जो बैरियर ये ख़त्म करना है। तो मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बच्चों को थोड़ा कंफर्ट माहौल देने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि यार आप मुझसे अपनी हर समस्या शेयर कर सकते हो। तो बच्चों को भी एक रैदर की एक उनको लगे कि एक एजुकेटर है, उनको लगा कि भाई एक बड़ा भाई है मेरा, तो इसलिए यहाँ से एक भैया वाला कनेक्शन स्टार्ट हो गया। एंड ये जो कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यू डिड सी द आइस ब्रेकिंग बिटवीन यू एंड दी स्टूडेंट्स। बच्चे आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करने लगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि एक्चुअली आपने देखा होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी जो हम भी अपनी भी बात करें तो शायद हम अपने फ्रेंड से जो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं शायद अपने भाई बहन या पेरेंट्स से नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है, कई केसेस में नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है जी। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब आप बहुत क्लोज हो जाते हो, जब सामने वाले का वो फियर खत्म हो जाता है कि उसको डर लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा और ये बुरा मान लेंगे, वो फियर थोड़ा खत्म हो जाता है, तो बच्चा आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। चाहे उसको पढ़ाई में कोई भी डाउट आ रही हो या फिर उसको रेदर कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं, वो आपसे बहुत आसानी से मिल पाता है ना, कम्युनिकेट कर पाता है। साथ में बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। उनको भी लगता है कि हमने बच्चे को अगर यहाँ पर छोड़ा है तो कोई है जो हमारी तरह उसका ध्यान रख ले एज अ गार्जियन। चलिए सर, मेरे दूसरे सवाल में मैं सीधे जो है रोहित के बचपन में जाना चाहूँगा कि आपका बचपन जो था वो किस तरीके का था, मतलब कुछ बताइए सर। हाँ, हम लोग 3 भाई बहन हैं और तीनों में बचपन में तो सबसे ज़्यादा, बचपन में खासकर बचपन में मैं सबसे ज़्यादा स्टूडियस था। मतलब मैं नोटोरियस नहीं था, मेरा बड़ा भाई है वो थोड़ा सा नोटोरियस था, लेकिन मैं बहुत स्टूडियस था। अपने 1 बजे तक मैं स्कूल से आ जाता था, 1 से 1:30 खाना खाया, 2 बजे पढ़ने बैठ गए, मतलब बिल्कुल स्टूडियस। मुझे कभी पेरेंट्स को कभी नहीं बोलना पड़ा कि बेटा पढ़ ले, एकदम स्टूडियस, बढ़िया, है ना। तो 2 तरह के लोग होते हैं जीवन में, एक पहले पढ़ाई करने वाले होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बाकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। तो मुझे इस तरह का था। मुझे ऐसा कुछ आइडिया है, जब आई वाज रिसर्चिंग फॉर द शूट ऑफ दिस एपिसोड, तो काफ़ी सारे रिसर्च में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और डेफिनेटली वो बातें हम आपको बताएंगे और सर से ही पूछेंगे। तो सर उसी सीरीज़ में ऐसा कुछ भी मुझे पता है कि शायद आपकी जो सिस्टर हैं वो आपसे बड़ी हैं और 2001 में शी ग्रेजुएटेड एज अ डॉक्टर, आई गेस। यस, उन्होंने नीट क्लियर किया था। एंड फिर उसके बाद आपके जो ब्रदर हैं, जो एल्डर ब्रदर हैं आपके, वो 2006 में ही ऑल्सो ग्रेजुएटेड एज अ डॉक्टर। बिल्कुल। तो सर मतलब देखिए, मन का सवाल है, माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ तो, बट क्या पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर या ऐसी कोई सेइंग नहीं आई
कि यार जब घर में 2 डॉक्टर ऑलरेडी हैं तो आप भी डॉक्टर बने, व्हाई टू बी एन इंजीनियर? नहीं, मेरे पिताजी ने बोला कि यार पूरा दुनिया कवर करना है, अपने को ही राज करना है। अच्छा। तो 2 डॉक्टर हो गए, अब एक इंजीनियर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं था। पेरेंट्स ने बोला भी था कि थोड़ा सा था कि भाई गाइडेंस अच्छा मिल जाएगा। हाँ। कि भाई बड़ी 2 डॉक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं तो बात है कि एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। और मेरा एक्चुअली मैं बचपन से पढ़ने में अच्छा था, सब में अच्छा था। ऐसा नहीं है कि मैं बायो में अच्छा नहीं, मैं अच्छे से रट भी लेता था, तो मैं बायो में बहुत अच्छा था और मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा था। ओके। पर मेरा झुकाव जो थोड़ा था वो मैथमेटिकल ज़्यादा था। अच्छा। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं, तेरा जो इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू कर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर यहाँ से मैंने मैथ्स लेके इंजीनियरिंग फील्ड की शुरुआत की। सर, इसी चीज़ पे एक सवाल एकदम रैंडमली मेरे दिमाग में आया है, तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन है और सिंगल रैपिड फायर है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे हम आपसे। इफ़ नॉट एन इंजीनियर, इफ़ नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन राइट नाउ, देन आप क्या होते? एक्चुअली क्या है, जैसे बहुत सारे कई बच्चे होते हैं ना कि जो चंचल होते हैं ना, जिनमें जैसे मैं बचपन से क्या है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैंने जैसे मूवीज़ देखना स्टार्ट किया तो मुझे क्या एक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगा यार एक्टर बनना चाहिए लाइफ में, इससे बढ़िया काम तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था मैं अपने ब्रदर के साथ, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे लगता था यार फुटबॉलर बनेंगे और इंडिया में क्रिकेट का बहुत स्कोप है, क्रिकेटर बनेंगे, सचिन बनना है। और हमारे टाइम पे सचिन चलते थे। फिर उसके बाद और थोड़े बड़े हुए, मैच्योरिटी आई, फिर लगा नहीं यार क्रिकेट से पेट नहीं पलेगा अपन इतने बढ़िया भी नहीं है क्रिकेट में। फिर लगा नहीं यार इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी करते हैं और बढ़िया से एक अच्छी सी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे, बढ़िया पैकेज पे काम करेंगे, लाइफ सेट है बिल्कुल। जब इंजीनियरिंग करने लगा तो ऐसा नहीं है मुझे इंजीनियरिंग वर्क पसंद नहीं था, मुझे अभी भी मेरे अंदर एक इंजीनियर है, अभी भी मैं घर में लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग वर्क में अपने। तो लेकिन जब कंप्लीट किया और मैंने एज ए सिस्टम इंजीनियर भी काम किया है इन्फोसिस में 6 महीने मैसूर कैंपस में। तो जब मैंने वहाँ पर काम किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट द पर्सन जो कोडिंग के लिए बना है, जो एक क्यूबिकल में बैठ के पूरे टाइम कोडिंग कर सके ना, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ओके। मुझे बजाय कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट करूँ, मुझे बेहतर लगता है कि यार मैं ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करूँ। लाइफ जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं बनी, इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए बनी है। मुझे लगा कि यार नहीं यार कुछ और करते हैं। तो वहाँ से एक एक्चुअली मैं शुरू से थोड़ा सा मेरा था कि यार ग्रुप में भी जब जाते ना कि भाई जहाँ बैठे वहाँ समा बना दिए, तो इस तरह से एक स्किल था कम्युनिकेशन का, लोगों को जोड़ने का। तो मुझे लगा धीरे धीरे और यही चीज़ धीरे धीरे टीचिंग में डेवलप हो गई कि किसी को कुछ भी समझाना है तो बस एक्सप्लेन कर दिया, बस यहाँ से टीचिंग की शुरुआत हो गई। ओके। सो जहाँ तक मुझे पता है यू आर अ पास आउट फ्रॉम NIT कलिकट। सर, NIT कलिकट काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन तो है ही, और एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। तो ऐसा हमें कुछ पता चला है कि कुछ किस्से कहानियाँ, दोस्त जो थे। हाँ, जैसे जब मैं एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं ऑब्वियसली बात है जब कॉलेज में गए, NIT में गए, तो पढ़ने में तो अच्छी थी, तो हमारे दिमाग में था कि यार पढ़ाई तो है ही, लेकिन लाइफ और भी है, इसके बियॉन्ड भी लाइफ। मैं समझ रहा हूँ, मतलब मेरा सवाल वही था कि बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ तो इसके बियॉन्ड भी लाइफ है। तो एक्चुअली मैं कॉलेज में मैं एक जैसे मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ। मुझे दोस्तों के साथ रहना भी पसंद है, ग्रुप्स में रहना भी पसंद है, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना भी पसंद है। तो हमारे यहाँ क्लब एक्टिविटीज़ बहुत होती है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि IITs NITs में क्लब एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। तो मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं 2 क्लब में था। एक हमारा जो कल्चरल क्लब था उसमें भी स्टार्टिंग में मेंबर था और लास्ट में तो मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी भी बना, और एक क्लब मैथमेटिका भी था। ओके। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे थे मैं समझ पा रहा हूँ, और उसी सीरीज में मुझे ये भी पता चला है कि कुछ खास दोस्त भी आपके थे कॉलेज के। बिल्कुल है ना, दोस्त तो बहुत सारे थे। ऐसा वो दोस्त आज भी दोस्त हैं या रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो गया है साथ में? तो कि भाई हमारे कॉलेज में एक ग्रुप था, हम 4 लोगों का एक ग्रुप था। वैसे बहुत सारे दोस्त थे, बट एक 4 लोगों का ग्रुप था हमारा। सब लड़के ही थे उन 4? दो लड़के और हमारी फीमेल मित्र थी। ओके। तो 4 लोग थे हम लोग, और सबसे खास बात है कि वो जो फीमेल मित्र थी हमारी, वो हमारी सीनियर्स थी। अच्छा। 2 साल। तो हम चारों का एक बहुत अच्छा ग्रुप था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी।
और वो आज भी बरकरार है। हाँ, लेकिन समय के साथ साथ लोगों को टाइम मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। सर कभी ऐसा फील नहीं हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद कि भाई लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आरपीएससी, आईएएस, आरएएस का कोई प्रिपरेशन? जब मैं जेई की प्रिपरेशन, मतलब जब एज ए एजुकेटर मैंने जेई फील्ड में स्टार्ट किया, इससे पहले मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मैंने जयपुर में एक अच्छी रिनाउंड जगह पर मैंने पढ़ाया हुआ है, और एनआईटी जयपुर के स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब वहाँ के जो बच्चे थे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और मैंने उस वक्त एग्ज़ाम्स भी दिए थे, तो मैं एसएससी क्वालिफाइड हूँ और एसएससी का एग्ज़ाम भी निकाला, ज्वाइनिंग भी आ गई। बट एट द लास्ट मैं तब तक डिसाइड कर चुका था कि मुझे अब इसी फील्ड में रहना है। दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि मुझे चूज़ करना कि यार वहाँ पे या यहाँ पे। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, जुड़ चुका था उस वक्त तक। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। सर कैसी थी वो जर्नी जब एक स्टूडेंट एक एजुकेटर बन रहा था? कुछ उसके बारे में बताएं। जैसे ऑब्वियसली चीज़ है, हर किसी के दिमाग में ख्याल आता है कि यार एनआईटी आईआईटी से पास आउट होने के बाद एमएनसी जॉब कर लेते हैं, एमएनसी ज्वाइन कर लेते हैं, बढ़िया 3-4 करोड़ का पैकेज लेकर के बैठते हैं। और अगर अभी मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो 2-3 करोड़ का या 3-4 करोड़ का पैकेज आज शायद 10 या 12 करोड़ पे होता। तो कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि यार एजुकेशन लाइन में कहाँ आ गए, रोज़ वही चैप्टर को रिपीट करते रहो, हर दिन वही चैप्टर रिपीट करते रहो, हर साल वही चीज़ें पढ़ाते रहो? और वहाँ एमएनसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंपटीशन होता है, आप ग्रोथ के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसा कभी फील नहीं? इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। जैसे हम बचपन से अपनी मदर को काम करते हुए देखते हैं, वो डेली रूटीनली एक काम करती हैं। हम अभी मदर से पूछें कि आप मेरा ध्यान रखते रखते बोर हो गए हो, तो वो बोलती है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है। इसी तरह से मुझे जो लगता है कि ये एजुकेशन जो फील्ड है ना, एज ए एजुकेटर, ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए जिनको भगवान ने कुछ स्पेशल एबिलिटी दी है। ये मदर वाला काम है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को पूरे ज़िंदगी संभालती रहती है और कभी भी उसको ये नहीं लगता कि मैं बोर हो गई। इसी तरह से मुझे कभी नहीं फील हुआ कि यार ये जो काम कर रहे हैं उसमें बोरियत है, क्योंकि अगर मैं एज ए इंजीनियर काम करता तो मैं इंजीनियर्स की तरह काम करता तो मैं मशीन्स बनाता। आज मैं इंजीनियर्स बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। ओके सर, ऐसा हम लोग कई बार ही बोलते हैं बच्चों को, आप भी शायद क्लास में कई बार बोलते होंगे कि भाई टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, हर सब्जेक्ट को जो इक्वल वेटेज दीजिए। तो क्या आपने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब इंजीनियरिंग करने आप एनआईटी कलीकट गए तब वहाँ कोई एक सेट टाइम टेबल के हिसाब से आपने चीज़ें करी? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें एनआईटी में होती हैं, तो क्या कोई एक सेट टाइम टेबल फॉलो किया करते थे या बस कुछ भी रैंडम चल रहा होता था? एक्चुअली लाइफ में कुछ गेन करना है तो आपको फोकस तो होना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं मैंने गलतियां नहीं की, बहुत की हैं गलतियां, सब करते हैं, हज़ारों की हैं, ठीक है, लेकिन उसको सुधारा भी है, समय रहते सुधारा भी है। तो फोकस तो ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल आपको फॉलो करना ही पड़ता है। आप उसको नहीं करोगे, आप मैनेज नहीं रहोगे, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, कैसे जीवन को बैलेंस कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट और जो शेड्यूलिंग है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक फोकस बहुत ज़रूरी होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर ज़रूर होना चाहिए लाइफ में कि यार एक एम लेके, फॉर एग्जांपल कोहली अगर एम ना ले कि यार 100 बनाना है, ठीक है, उसको लगे 80 भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो एम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जो हमारे बच्चे हमें देख रहे होंगे उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज, एक गाइडेंस कि जो भी आप अपनी तरफ से देना चाहते हो। 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहला ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं जीवन में, आप उसको 100% अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने चूज़ किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने ही चूज़ किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने थोपा तो है नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपकी चॉइस है। तो आप अपना 100% दें। आप ये ना सोचें कि दूसरा क्या कर रहा है या उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं या मेरे इतने मार्क्स। जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं तो इवन कह रहा हूँ कि अगर आप दुकान चला रहे हो तो सबसे बेहतर दुकान चलाओ जी, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो सबसे बेहतर करो, उसमें आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कंपटीशन अपने आप से रखो। ओके, डेली बाय डेली अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। दूसरा कितना बेहतर हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बेहतर करोगे, जीवन में आप खुद ही बहुत अच्छे हो जाओगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। और एक और चीज़, बच्चे को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, हमारे साथ ही ये सारे चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ये करना पड़ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ फॉर द बेटरमेंट, राइट, है ना। एजुकेशन किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई है, समझ रहा हूँ। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। तो आप उसी प्रोस्पेक्ट में इस चीज़ को लें कि हम जो आज काम कर रहे हैं,
तो ये जो हम समय जो है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट, ये हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। आज बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, ये आपको रिटर्न देगा, इट्स लाइक म्यूचुअल फंड, बहुत बढ़िया रिटर्न आपको फ्यूचर्स में मिलने वाले हैं। तो इसको इन्वेस्ट करें, हैप्पीली पढ़ें, आप माने कि आपके जीवन में बेहतरी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखें बजाय किसी और चीज़ के। बस यही लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय हमारे साथ यहाँ बैठने के लिए, और स्पेशली अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, इन बच्चों के लिए टाइम निकालने के लिए। और एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने कहीं कोई ज़्यादा पर्सनल सवाल अगर पूछ लिया हो तो। मैं तो जाने क्या क्या सोच लिया था। कोशिश करिए सर, कुछ और बातें भी करेंगे डेफिनेटली आफ्टर द शूट। बिल्कुल एंड इट्स नॉट द लास्ट टाइम कि ऐसा मिल रहा है, आगे भी धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। हाँ, तो बच्चों ये थे रोहित गुप्ता सर, आपके अपने भैया, और उम्मीद है आप लोगों ने इन्हें थोड़े करीब से जाना होगा, और आगे और भी एडुकेटर्स के साथ हम इसी तरीके से थोड़े करीब से सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।